हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल SR एग्जाम 21। दोस्तों, एक लंबे समय के बाद, क्योंकि जॉब में टाइम की बहुत कमी रहती है, इस कारण हम वीडियो नहीं बना पाए और हम उन समस्त कैंडिडेट्स को कांग्रेचुलेशंस कहते हैं जिनका सिलेक्शन RRB NTPC में या अन्य कहीं जगह पर हुआ है। उन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस। दोस्तों, तो आज हम कुछ नया लेके आए हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं। दोस्तों, मैं MA से हिस्ट्री हूँ, मैं MA हिस्ट्री से हूँ और मैंने 2 बार PCS मेंस का एग्ज़ाम दिया है और 3 बार RO मेंस दिया है, परंतु मेरा अभी वहाँ कहीं नहीं हो पाया है। मेरी प्रिपरेशन लगातार जारी है। तो हम कुछ नया करना चाह रहे हैं। दोस्तों, नया ये करना चाह रहे हैं कि जो अभ्यर्थी अब नए सिरे से RO अथवा PCS की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या वनडे एग्ज़ाम, स्टेट वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए हम एक GS का बैच लेके आए हैं दोस्तों। और ये दोस्तों GS आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाएगी। सबसे पहले आपको हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी और हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है ये बताएंगे। ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी, फिर उसके बाद बायोलॉजी, धीरे धीरे सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी दोस्तों। क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट बेहतर ढंग से जानता है कि उसको एग्ज़ाम, क्योंकि वो एग्ज़ाम के लगातार टच में रहता है और उसको ये मालूम होता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि मैं 2 बार PCS मेंस और 3 बार RO मेंस दिया हूँ, परंतु दुर्भाग्यवश मेरा उसमें क्लियर नहीं हुआ है, कुछ नंबर से रह जा रहा है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री में आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। दोस्तों देखिए, हिस्ट्री में आपको 3 बुक्स पढ़नी है। प्राचीन भारत स्टेट एग्जाम के लिए SK पांडे की आती बुक, SK पांडे। ऐसे ही मध्यकालीन भारत, ये भी आपको SK पांडे में पढ़नी है। और आधुनिक भारत में स्पेक्ट्रम की बुक पढ़नी है, ये आती राजीव अहिर के नाम से। दोस्तों, अब आपको हम बुक दिखा देते हैं। अगर हम बात करें प्राचीन भारत, तो ये SK पांडे की बुक होगी, ऐसे बुक आएगी, इतनी मोटी होती है। और ये बुक आपको पूरी नहीं पढ़नी है दोस्तों, बिल्कुल एक एक पेज नहीं पढ़ना है। इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें कई सारी चीज़ें छोड़नी भी होती हैं दोस्तों, तो वो क्या छोड़ना है वो आपको इस चैनल पर मिलेगा। ऐसे ही ये बुक आती है आधुनिक भारत की, ये गुटका टाइप में है, राजीव अहिर की बुक है, स्पेक्ट्रम की है, आधुनिक भारत की। इसके साथ आप आधुनिक भारत की एक बुक और पढ़ सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहीं से पूछा जाता है। SK पांडे की बुक पढ़ सकते हैं दोस्तों। और चूँकि मैं हिस्ट्री MA से हूँ, MA में हिस्ट्री से हूँ दोस्तों, तो इस कारण मैंने मध्यकालीन की कोई स्पेशल बुक नहीं खरीद रखी है। और भी बुकें हैं, क्योंकि मेरा वो सब्जेक्ट ही रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम हिस्ट्री से कुछ नया स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे आधुनिक भारत की। और आधुनिक भारत में सबसे पहले हम नेशनल मूवमेंट की तरफ आपको ले चलेंगे, वहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आइए कुछ नया स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, इसको हम 3 चरणों में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट चरण होगा उसमें हम पढ़ेंगे 1885 से 1905 तक। द्वितीय चरण जो दोस्तों है वो 1905 से 1919 तक। और जो तृतीय चरण है उसमें 1919 से 1947, इसको बोलते हैं गांधी युग। इसको दोस्तों क्या बोलते हैं? गांधी युग। तृतीय चरण को गांधी युग के नाम से दोस्तों जानते हैं। तो पहले चरण में क्या हुआ, द्वितीय चरण में क्या हुआ, तृतीय चरण में क्या हुआ, आइए इस सब को जानते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, जानते हैं कांग्रेस से पूर्व कुछ संस्थाएं स्थापित हुई हैं, उनको देख लेते हैं। कौन कौन सी संस्थाएं कांग्रेस से पूर्व भारत में स्थापित की गई हैं। क्योंकि कांग्रेस ऐसी पार्टी थी जिसका एक लंबा युग रहा है और उसने भारत को आज़ाद कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए दोस्तों, देखते हैं जो कुछ इम्पोर्टेंट संस्थाएं थी जिनकी स्थापना कांग्रेस से पूर्व हुई है दोस्तों। तो उनमें एक संस्था थी जिसका नाम है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। दोस्तों, ये बेसिकली बंगाल में एक जमींदारों की संस्था थी जो 1838 में स्थापित की गई
और इसके जो संस्थापक सदस्य थे वो कौन कौन से थे, आइए उनको देखते हैं दोस्तों। जो संस्थापक सदस्य थे वो, पहली बात तो इसकी जो स्थापना की गई वो कोलकाता में, कहाँ की गई दोस्तों, कोलकाता में इसकी स्थापना की गई। और जो संस्थापक सदस्य थे, संस्थापक सदस्य, उनमें जो बेसिकली नाम आता है द्वारका नाथ टैगोर का नाम आता है और उनके जमींदार सहयोगी द्वारका नाथ टैगोर एवं जमींदार सहयोगी, जमींदार सहयोगी दोस्तों। तो ये संस्था द्वारका नाथ टैगोर उनके सहयोगी ने स्थापित की थी। इसका दोस्तों बेसिकली काम क्या था, इसका दोस्तों जो काम था वो था सबसे पहले संगठित रूप से राजनीतिक प्रयास करना। दोस्तों ये ऐसी संस्था थी जिसने सर्वप्रथम संगठित रूप से राजनीतिक प्रयास किए और संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। ये पहली संस्था थी जिसने संगठित रूप से राजनीतिक प्रयास करना प्रारंभ किया और उनकी सुधारों, उनको अमल में लाने के लिए, उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। जमींदारों की यह संस्था जो थी ब्रिटिश सोसाइटी से भी सहयोग करती थी। दूसरी जो बात थी, ये ब्रिटिश सोसाइटी थी उससे सहयोग करती थी। किससे? ब्रिटिश सोसाइटी, ब्रिटिश सोसाइटी का सहयोग करती थी। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा जाएगा, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ये की है द्वारका नाथ टैगोर और उनके जमींदार सहयोगियों ने। यह क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वह पहली कौन सी संस्था थी जिसने संगठित रूप से राजनीति स्टार्ट की या शुभारंभ की भारत में। तो दोस्तों संगठित रूप से राजनीति स्टार्ट करने का प्रारंभ जाता है लैंड होल्डर सोसाइटी को। तो दूसरी, आइए दोस्तों नेक्स्ट संस्था देखते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो संस्था है वो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है। कौन सी संस्था दोस्तों? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, दोस्तों जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है ये 28 अक्टूबर 1951 को, कब? 28 अक्टूबर 1951 को स्थापित की गई। और दोस्तों जो इसके संस्थापक सदस्य थे वो कौन कौन से थे? तो इसके संस्थापक सदस्य थे राधाकांत देव। कौन से थे? राधाकांत देव। ये एक बड़ा नाम है, ये ब्रह्म समाज से भी जुड़े रहे। राधाकांत देव दोस्तों थे और इनके सहयोगी थे। इसका मूल काम क्या था? इस संस्था का मूल काम क्या था? तो लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल एसोसिएशन, उनकी जो असफलताएं थीं, बंगाल एसोसिएशन, दोनों को सुधार करने के लिए, दोनों का इम्प्रूवमेंट करने के लिए, जो उन्होंने गलतियां की थीं उनकी असफलताओं के कारण दोनों ने मिलकर एक नई संस्था बनाई जिसका नाम रखा गया ब्रिटिश एसोसिएशन दोस्तों। और इसका जो मूल काम था दोस्तों, इसका जो मूल काम था जो जमींदार थे उनके हितों की रक्षा करना, जमींदारों के हितों की रक्षा करना, जमींदारों के हितों की रक्षा करना।
इसका दोस्तों मूल काम था। तो दोस्तों दो संस्थाएं आपने देखी, एक तो लैंड होल्डर सोसाइटी और दूसरी देखी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आया है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? दोस्तों इसकी स्थापना की थी राधाकांत देव और उनके सहयोगियों ने। इसका मुख्य काम था जमींदारों के हितों की रक्षा करना। ये संस्था बनाई इसलिए गई थी, जो बंगाल एसोसिएशन था और जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी, जब ये दोनों असफल हो गई जमींदारों के हितों की रक्षा करने के लिए, तब ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन अस्तित्व में आई। दोस्तों अब नई संस्था को देखते हैं। एक नई संस्था, दोस्तों नई संस्था है इंडियन लीग। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट संस्था है। इसकी स्थापना सितंबर 1875 में। कब? सितंबर 1875 में शिशिर कुमार घोष, किसने? शिशिर कुमार घोष ने की। बड़ा नाम है दोस्तों शिशिर कुमार घोष का। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका थी जिसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका। क्या नाम है पत्रिका का? अमृत बाजार पत्रिका। इसके दोस्तों ये संस्थापक थे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पत्रिका है। इसी पत्रिका पर रोक लगा दी जाएगी। तो दोस्तों ये शिशिर कुमार जो घोष थे वो अमृत बाजार पत्रिका से जुड़े रहे हैं। और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास कर, भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करके राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना। क्या नाम था, क्या काम था इसका? मुख्य काम, इसका जो कार्य था, मुख्य कार्य या मुख्य उद्देश्य, इसका जो मुख्य उद्देश्य था भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित करना, भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करना एवं राजनीतिक शिक्षा का विकास करना। तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करना एवं राजनीतिक शिक्षा का विकास करना। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट संस्था है इंडियन लीग। सितंबर 1875 में स्थापित होती है। शिशिर कुमार घोष इसके संस्थापक हैं और इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है अमृत बाजार पत्रिका। कौन सी दोस्तों? अमृत बाजार पत्रिका है। दोस्तों अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक हैं। इसका मुख्य उद्देश्य इस संस्था का भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करना एवं राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना, राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना। आइए दोस्तों देखते हैं एक नई संस्था। नई संस्था कौन सी होगी? नई संस्था जो दोस्तों है वो इंडियन एसोसिएशन है। कौन सी है दोस्तों? इंडियन एसोसिएशन। आइए दोस्तों देखते हैं इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन। आइए दोस्तों जानते हैं इंडियन एसोसिएशन को। तो दोस्तों इंडियन एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना 26 जुलाई 1876 को हुई। दोस्तों एक साल के भीतर दोस्तों आपने देखा कि 1875 में इंडियन लीग की स्थापना हुई। एक साल के अंदर इंडियन लीग का स्थान इंडियन एसोसिएशन ने ले लिया। दोस्तों
उसके जो सदस्य थे वो इंडियन एसोसिएशन के सदस्य बन गए और इसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की दोस्तों। तो आनंद मोहन बोस इसके वित्त सचिव थे। क्या थे? सचिव थे। और दोस्तों ये संस्थापक थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के अनुसार इस संस्था के मुख्य 3 उद्देश्य थे। वो 3 उद्देश्य कौन कौन से थे? एक तो हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, अर्थात हिंदू एवं मुसलमानों के बीच मैत्री भाव को बढ़ाना। दूसरा, देश में जनमत की एक शक्तिशाली संस्था का गठन करना। सुरेंद्रनाथ बनर्जी चाहते थे कोई एक ऐसी पैन इंडियन संस्था हो जो सारे जनों का प्रतिनिधित्व करे, जिससे ब्रिटिश सरकार पर थोड़ा दबाव बढ़े। तीसरी बात, सामान्य राजनीति के आधार पर भारतीयों को सूचीबद्ध किया जाए। तो दोस्तों ये 3 मुख्य उद्देश्य थे इस संस्था के। इस संस्था ने एक जनपद सेवा आंदोलन चलाया। दोस्तों उस जनपद सेवा आंदोलन जो जनपद सेवा आंदोलन चलाया गया दोस्तों, उसमें क्या हुआ आइए उसको भी जान लेते हैं थोड़ा। तो दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने एक आंदोलन चलाया जिसमें जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई। जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई और सिविल सर्विसेज में तो दोस्तों इन्होंने जो सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया उसे जनपदी सेवा आंदोलन के नाम से भी जाना गया। दोस्तों इस संस्था ने कुछ आंदोलनों का विरोध किया, जैसे वर्नाक्यूलर एक्ट का विरोध किया। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले हम एक बात ये कर रहे थे कि अमृत जो बाजार पत्रिका थी, अमृत बाजार पत्रिका, जिसके संस्थापक शिशिर कुमार घोष थे। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं अमृत बाजार पत्रिका के बारे में। तो अमृत बाजार पत्रिका वही पत्रिका है जिसने वर्नाक्यूलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बंगाली से बदलकर इंग्लिश कर ली थी दोस्तों। तो इसलिए इस पत्रिका को आप बहुत ध्यान में रखेंगे। कई बार एग्जाम में इससे पूछा गया है कि वर्नाक्यूलर एक्ट के विरोध में किस पत्रिका ने अपनी भाषा बदलकर बंगाली से इंग्लिश कर ली थी। दोस्तों वो थी अमृत बाजार पत्रिका। इसके संस्थापक शिशिर कुमार घोष थे जो इंडियन लीग के संस्थापक भी हैं। दोस्तों इन्होंने सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया जिसे जनपदी सेवा आंदोलन कहा गया। दूसरा 1875 में ही एक वर्नाक्यूलर एक्ट आया था, इसका इन्होंने विरोध किया इस संस्था ने। तीसरी बात आर्म्स एक्ट। अच्छा ये क्यों आया था? वर्नाक्यूलर एक्ट इसलिए आया था कि जो भी भारतीय भाषाओं में पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होते हैं या तो उनकी भाषा अंग्रेजी हो जाए अथवा यदि वो इंग्लिश अपनी भाषा नहीं करना चाह रहे हैं तो उन पर पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उसमें अपने विचारों का प्रचार प्रसार कर रहे थे। आर्म्स एक्ट। दोस्तों इन्होंने आर्म्स एक्ट का विरोध किया। आर्म्स एक्ट क्या था कि कोई भी भारतीय बिना लाइसेंस के असले नहीं रख सकता था, परंतु ब्रिटिश लोगों के साथ ऐसा नहीं था, वो रख सकते थे। तो दोस्तों इन्हें असले रखने की अनुमति नहीं थी, इन्होंने इसका विरोध किया। फिर एक विवादित बिल आया था 1883 में जिसको हम कहते हैं एल्बर्ट बिल। तो दोस्तों ये एल्बर्ट बिल 1883 में जो आया है उसका भी इन्होंने विरोध किया। एल्बर्ट बिल का भी दोस्तों इन्होंने विरोध किया। एल्बर्ट बिल था क्या दरअसल, इसको थोड़ा शॉर्ट में जानते हैं कि जितने भी ब्रिटिश जजेस हैं वो ब्रिटिश और भारतीय दोनों के मुकदमों की सुनवाई कर सकते थे। परंतु जब ये एल्बर्ट बिल आ गया तो उसमें ये कहा गया कि जो भारतीय जजेस हैं वो सिर्फ भारतीय मुकदमे ही सुन सकते हैं, उन्हें ब्रिटिश व्यक्तियों के मुकदमे सुनने की अनुमति नहीं है। इस बात पर विरोध हुआ और अंततः बाद में ब्रिटिश सरकार को मुँह की खानी पड़ी और उन्होंने ये बिल वापस भी लिया था दोस्तों। तो एल्बर्ट बिल वो बिल था जिसमें किसी भी भारतीय जज को ब्रिटिश व्यक्ति के खिलाफ मुकदमे सुनने की अनुमति नहीं थी। भारतीय जज सिर्फ भारतीयों के खिलाफ मुकदमे सुन सकते थे, ब्रिटिशों के खिलाफ नहीं। तो दोस्तों
ये था एल्बर्ट बिल जो 1883 में आया, 1883 में आया था दोस्तों। ये बड़ा विवादित बिल था। तो दोस्तों एल्बर्ट बिल के विरोध में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अपनी पत्रिका बंगाली में एक लेख प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट के जो जज थे एफ मॉरिस, उनकी आलोचना की। एल्बर्ट बिल के विरोध में 5 जुलाई 1883 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अपने पत्र बंगाली में, कौन से पत्र? बंगाली में एफ मॉरिस के खिलाफ जो है अपने विचार उसमें छापे, अर्थात एफ मॉरिस की आलोचना की अपने पत्र बंगाली में। तो दोस्तों उस कारण सुरेंद्रनाथ बनर्जी को पकड़ के जेल में डाल दिया गया और दोस्तों अर्थात इन्हें कारावास हुआ। और ये 1885 में 5 मई 1883 को इनको जेल में दोस्तों डाल दिया गया। अर्थात क्वेश्चन एक और आता है, क्वेश्चन ये आता है कि पत्रकारिता के कारण जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो हमने पत्रकारिता के लिए तो कई बार व्यक्ति गए। पत्रकारिता के लिए पहले व्यक्ति थे जो जेल गए, वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। दूसरे व्यक्ति थे जो पत्रकारिता के लिए जेल गए, वो थे बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। तो दोस्तों आप ध्यान रखें, क्वेश्चन आता है कि पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे दोस्तों। अब एक बात और जान लेते हैं। तो ये था इंडियन एसोसिएशन। दूसरी बात, इंडियन एसोसिएशन मध्यम वर्ग की संस्था बनाई गई। इसने अपनी वार्षिक सदस्यता फीस 5 रुपये रखी, वार्षिक सदस्यता फीस अपनी 5 रुपये रखी दोस्तों। और इस संस्था का अधिवेशन 1885 में कलकत्ता में चल रहा था, जिसके कारण सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं ले पाया था दोस्तों। तो यही संस्था थी जिसका पैरेलल एक 25 दिसंबर 1885 से अधिवेशन कलकत्ता में चल रहा था, टाउन हॉल कलकत्ता में। तो इस कारण से सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस के अधिवेशन में भाग नहीं ले सके। आप आगे देखेंगे कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी इस संस्था का विलय कांग्रेस में कर देते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आपको कैसी लगी? ये फर्स्ट क्लास थी, बहुत सारा इम्प्रूवमेंट करेंगे हम, क्योंकि ये फर्स्ट हिस्ट्री की क्लास थी। आने वाले समय में बहुत इम्प्रूवमेंट होगा, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में।